और मथुरा के आरएसएस प्रचारक के साथ बरेली में पुलिस के दुर्व्यवहार और मारपीट के बाद बीजेपी नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। गुस्साए संघ और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने करनगैगा चौकी घेर ली है और हंगामा काटा। रोड जाम कर दिया गया है। हंगामा बढ़ता देख एसएसपी ने कार्रवाई का आश्वासन देकर किसी तरह से लोगों को शांत किया है। तो आरएसएस प्रचारक की पिटाई का आरोप है और इसको लेकर जो संघ है और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने जबरदस्त तरीके से हंगामा किया और इस पूरे मामले में हंगामे को बढ़ता देख एसएसपी ने कार्रवाई का आश्वासन देकर किसी तरह से हंगामे को शांत कराया। नरेंद्र, महानगर प्रचारक मथुरा। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। हमारी माताजी यहाँ 8 तारीख को हमें मेरे पास एक फ़ोन जाता है मथुरा से, तो मैं आता हूँ। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों को मैंने बता दिया था कि हम बरेली आए हुए हैं। यहाँ से प्रातः हॉस्पिटल से हम जब आ गए थे, संघ कार्यालय से जा रहे थे हम, और मैंने कि चलो स्नान करेंगे, 5 बजे का समय होगा। बाइक पर 3 फ़ोन, एक हमारे भैया हैं डॉक्टर, उनके फ़ोन आ रहे थे, तो मैंने समझा कि ये बहुत महत्वपूर्ण फ़ोन होगा तो इसको उठा लो। पीछे से अंकित कुमार जो चौक दरोगा जी हैं, उन्होंने फिर क्या गाली गलौज की। तो फिर मैंने उनसे पूछा गाली गलौज आप क्यों कर रहे हो। उसके बाद पुलिस को बुलाया। लगभग 6 कांस्टेबल 2 दरोगा लेके गए खंडर में। वहाँ खूब अच्छे से हमको मारा है। मारने के बाद इन्होंने क्या काम करा, हमको धमकी भी दी। राष्ट्रीय स्वयं संघ क्या होता है संघ के बहुत अपशब्द बोले। मैं बोल नहीं सकता हूँ, ये बहुत पीड़ा बढ़ी हुई है। और कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के असला बहाली में पूर्व एडीएम वेद प्रकाश वर्मा को एसआईटी जांच में दोषी पाया गया है। वेद प्रकाश वर्मा अब रिटायर हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने ही विकास दुबे के 2004 में रद्द हथियार लाइसेंस को बहाल किया था और लाइसेंस की अवधि 2005 से 2007 तक बढ़ाई थी। इस मामले में 2 क्लर्क भी दोषी पाए गए हैं। हालांकि एडीएम ने एसआईटी को हस्ताक्षर फर्जी बताया है। फर्जीवाड़े में एक क्लर्क के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। और कानपुर में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चयनित खिलाड़ी से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 4 मंचलों को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक कार सवार मंचलों ने लड़की को अगवा करने की कोशिश की। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की नाबालिग बताई जा रही है, इसलिए पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। तो लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप है। लड़की को अगवा करने की कोशिश इन सब की तरफ से की गई। कार सवार मंचलों पर इस तरह का आरोप लगा है। अब पॉक्सो एक्ट के तहत इन सभी पर कार्रवाई की बात हो रही है। तो बॉक्सिंग खिलाड़ी से छेड़छाड़ का यह आरोप लगा। बताया जा रहा है कि लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई। 4 ऐसे मंचले थे जिन पर अब कार्रवाई की बात हो रही है पॉक्सो एक्ट के तहत। सौरभ मिश्रा इस पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, पूरा मामला जरा बताइए और किस तरह की कार्रवाई अब इन मंचलों पर। देखिए, ये नेशनल चाइनीज खिलाड़ी है। उसने स्टेट लेवल पे कई सारे मेडल जीते हैं। बॉक्सिंग की खिलाड़ी है और ये रोजाना की तरह अपने प्रैक्टिस के लिए निकली हुई थी। तभी रास्ते में स्कॉर्पियो सवार 4 मंचलों ने पहले से रास्ते में छेड़छाड़ की। फिर जब इसने विरोध करने की कोशिश की तो इसको जबरन उठाने का प्रयास किया। इस पूरे मामले में जब पीड़ित छात्रा ने अपने परिजनों को शिकायत की और परिजनों द्वारा इस मामले में, चूंकि छात्रा नाबालिग थी, तो इसके पिता से तहरीर लेकर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दूं कि बीजेपी स्थानीय नेता की ये बेटी है जो नेशनल गेम के लिए चयनित की गई है। और इस घटना के बाद से पुलिस ने, जैसे ही पुलिस को जानकारी हुई, उसके बाद पुलिस कमिश्नर विजय मीणा ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल इस मामले में अरेस्टिंग के आदेश दिए और उसके बाद थाना पुलिस को फटकार भी लगाई। चूंकि मामले की शिकायत के कई घंटे बीत जाने तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तो जब इस पूरे मामले का संज्ञान स्वयं पुलिस कमिश्नर ने लिया। बिल्कुल सौरभ, बड़ी बात है, नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, बीजेपी कोई नेता है, उनकी बेटी है और इस तरह से शोधों के हौसले इतने बुलंद कि सरे राह इस तरह से छेड़छाड़ और पुलिस की कार्रवाई में इतनी देरी। देखिए, निश्चित तौर से जो कानपुर का पूर्वी इलाका है, मैं आपको बता दूं कि डीसीपी पूर्वी के अंदर में ये इलाका था। एक से बल्कि 3 आईपीएस ऑफिसर इस इलाके में पोस्ट है। उसके बावजूद यहाँ पर अपराध में नियंत्रण नहीं है। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की वो तस्वीर है कि दिन दहाड़े सरे रहा एक लड़की को, जो नेशनल खिलाड़ी है,
उसको जबरन कार में खींचने का प्रयास किया जाता है। और इस पूरे मामले में जब पीड़ित के पिता थाने जाते हैं तो उनको थाने और चौकी के चक्कर कटवाए जाते हैं। बाद में जब ये मामला इस पुलिस कमिश्नर के संज्ञान में आता है तो पुलिस कमिश्नर को इस मामले में तत्काल फटकार लगा करके कार्रवाई के आदेश देने पड़ते हैं। बिल्कुल, तो आला अधिकारी को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, तब जाकर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सौरभ। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उन 4 मंचलों की जिनकी गिरफ्तारी अब हो गई है। एक नेशनल लेवल खिलाड़ी को छेड़ने का आरोप है। छेड़छाड़ के मामले में अब पॉक्सो एक्ट के तहत इन 4 आरोपियों पर कार्रवाई की बात हो रही है। और एसबी-एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज समाजवादी पार्टी से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। राजभर और अखिलेश यादव के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं, लेकिन अब तल्खी और ज्यादा बढ़ गई है। पहले ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को एसी वाला नेता बताया, एसी से बाहर आकर राजनीति करने की नसीहत दी। अब समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया कि ओम प्रकाश राजभर जिस गाड़ी से चलते हैं वो समाजवादी पार्टी की है, तो इस गाड़ी का जिक्र बार बार हो रहा है। फॉर्च्यूनर की फांस टूटेगा गठबंधन, इस तरह की अब खबरें आ रही हैं। आज राजभर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्या वो गठबंधन एसपी के साथ तोड़ सकते हैं, इस बात की अब चर्चा सामने आने लगी है, क्योंकि कई बार हमने देखा कि एसपी अध्यक्ष लगातार अखिलेश यादव पर एसी में रहने का आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि वो जमीनी नेता नहीं है, जमीन से जुड़े नहीं हैं, आम लोगों के बीच नहीं जाते हैं। और अब अखिलेश यादव की गाड़ी को लेकर चर्चा है कि जिस फॉर्च्यूनर से राजभर चलते हैं वो समाजवादी पार्टी की कार है। और समाजवादी पार्टी ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिटेल जारी की है। डिटेल देखने के बाद पता चलता है कि इस गाड़ी में एसबी-एसपी की मुखिया ओपी राजभर चलते हैं। आप इस गाड़ी की तस्वीरें देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि गठबंधन के दौरान समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को गाड़ी गिफ्ट में की है, गिफ्ट में दी थी, लेकिन अब गाड़ी की डिटेल जारी होने पर तल्खी और बढ़ गई है। हालांकि गाड़ी की तस्वीरें मीडिया में आने पर उस जगह से गायब भी कर दी गई। आप 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली गाड़ी देखी गई, फिर बाद में गायब हो गई। उधर एसबी-एसपी से एसपी की ओर से कार दिए जाने का खंडन किया गया है। तो क्या एक कार एसबी-एसपी के गठबंधन को समाजवादी पार्टी से खत्म कर देगी? इस तरह के सवाल अब उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार दोनों पार्टियों के बीच में तल्खी है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक भोज का आयोजन किया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन उसमें एसबी-एसपी के मुखिया को नहीं बुलाया गया था। इसके बाद वो एनडीए उम्मीदवार के भोज में जो मुख्यमंत्री ने दिया था उसमें शामिल होते दिखाई दिए। अब एक कार की चर्चा जोरों पर है और आज राजभर एक पीसी करने वाले हैं। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या गठबंधन टूटेगा एसबी-एसपी और समाजवादी पार्टी का। और लखनऊ के लुलु मॉल विवाद में है। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का मामला गरमाता जा रहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने आज लुलु मॉल में सुंदरकांड पाठ का ऐलान किया है। महासभा शाम 6 बजे मॉल में सुंदरकांड का पाठ करेगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि वहां पर नमाज अदा की गई थी। हालांकि इस मामले में तूल पकड़ा और मॉल के जो प्रबंधक है, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा कि इस तरह से कोई भी गतिविधि मॉल में नहीं होगी। लेकिन आज अब अखिल भारत के हिंदू महासभा ने आज लुलु मॉल में सुंदरकांड पढ़ने का ऐलान कर दिया है। उधर लुलु मॉल में नमाज पढ़ने में मॉल मैनेजमेंट ने नमाज पढ़ने वालों पर एफआईआर दर्ज कराई है। तो एक तरफ नमाज पढ़ने के बाद एफआईआर दर्ज करा दी गई है, वहीं अब कहा यह जा रहा है अखिल भारतीय की तरफ से कि वो आज सुंदरकांड का पाठ करने वाली है लुलु मॉल में। अब देखना होगा कि इन्हें पाठ करने दिया जाता है या फिर नहीं, लेकिन जो नमाजी वहां पर नमाज पढ़ रहे थे लुलु मॉल में, उनके खिलाफ मॉल प्रबंधक ने जरूर एफआईआर दर्ज करा दिया है। और ज्ञान वापी केस में जुड़ी आज 2 अहम सुनवाई होनी है। पहले सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी और दूसरी सुनवाई वाराणसी जिला कोर्ट में होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की तरफ से पक्ष रखा जाएगा, वहीं वाराणसी कोर्ट में आज भी हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश करने वाला है। कल हुई सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में नजीरों का हवाला दिया था और आज एक बार फिर दोनों पक्ष यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष अपना अपना कोर्ट में दलीलें पेश करने वाले हैं।
और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में अलग अलग पक्षकारों की 4 मामलों पर सुनवाई होनी है। सुनवाई होने वाले केसों में मुख्य रूप से रंजना अग्निहोत्री, राजेंद्र माहेश्वरी और महेंद्र प्रताप सिंह के केस शामिल है। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह प्रकरण में विभिन्न पक्षकारों ने श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन को लेकर दावा किया है। अदालत ने सभी मामलों की सुनवाई की जा रही है। और होम्योपैथिक में 47 करोड़ का घोटाला सामने आने के बाद सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। अपर निदेशक मनोज यादव और क्लर्क विनोद कुमार को निलंबित कर दिया गया है। वहीं सुनीता मलिक पर भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश सीएम की तरफ से दे दिए हैं। तो एक बार फिर से कड़ा फैसला सीएम की तरफ से लिया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि किसी तरह का घोटाला और किसी तरह से फर्जी तरीके से पैसा कमाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब होम्योपैथिक विभाग में 47 करोड़ का घोटाला सामने आने के बाद सीएम ने एक्शन लेते हुए निदेशक मनोज यादव और क्लर्क विनोद कुमार को निलंबित कर दिया है। वहीं सुनीता मलिक पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं। और सोनभद्र में बदमाशों ने 2 पत्रकारों को गोली मार दी। फायरिंग के बाद बदमाश भाग निकले। गोलीबारी की इस घटना से पूरे बाजार में दहशत फैल गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया, जहां पर उन्हें डॉक्टरों ने हार्ट सेंटर रेफर कर दिया। रायपुर थाना क्षेत्र के खलियारी बाजार की घटना है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और आगरा में फरार गैंगस्टर विनय पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। आगरा रेंज के आईजी ने यह ऐलान किया है। हम आपको बता दें कि हाल ही में गैंगस्टर विनय कोर्ट से फरार हो गया था। इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी का ऐलान किया है। रिलायंस फाउंडेशन पहले से ही एएफआई के साथ जुड़ा रहा है। अब दोनों संगठनों के बीच साझेदारी से भारत में एथलेटिक्स को और बढ़ावा मिल सकेगा। इस मौके पर आईओसी की सदस्य और रिलायंस इंडस्ट्रीज की निदेशक नीता अंबानी ने कहा कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ रिलायंस फाउंडेशन की साझेदारी का विस्तार बड़ा कदम है। ये साझेदारी भारत में ओलंपिक आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में अहम साबित होगी। आपको बता दें कि रिलायंस फाउंडेशन समाज के हर वर्ग के बच्चों और युवाओं को प्रतिभाशाली वैश्विक स्तर का खिलाड़ी बनाने के समान अवसर मुहैया कराने की दिशा में काम कर रहा है। साल 2013 से इस पहल ने 13,000 से अधिक स्कूल और कॉलेजेस में 21.5 मिलियन से अधिक बच्चों और युवाओं को खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। हम एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ रिलायंस फाउंडेशन की साझेदारी का विस्तार करके खुश हैं। एथलेटिक्स विश्व के खेल में सबसे लोकप्रिय खेलों में शामिल है। इस एसोसिएशन का मकसद लड़कियों पर खास ध्यान देने के साथ हमारी युवा प्रतिभाओं को अवसर और विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर भारतीय एथलेटिक्स के विकास में तेजी लाना है। सही बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण और समर्थन से हम दुनिया भर में अपने कई और युवा एथलीट्स को जीत के मैदान में देखेंगे। ये साझेदारी भारत में ओलंपिक आंदोलन को मजबूत करने के हमारे सपने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ और लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से ऐसी तस्वीर आई जो डरा रही है। यहाँ बारिश के बीच लोग जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बारिश के पानी की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ रहे हैं। और कोरोना के खिलाफ एक और महाअभियान। आज से 18+ को मुफ्त में बूस्टर डोज लगाई जाएगी। सरकारी अस्पतालों में लगवा सकेंगे आप बूस्टर डोज। बूस्टर डोज से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी। दूसरी डोज के 6 महीने बाद आप इस डोज को ले सकते हैं। तो जिनको भी 6 महीने हो चुके हैं वो सरकारी अस्पताल में जाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं जिनको 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है कोरोना के दोनों टीके लगाए हुए, वो जाकर बूस्टर डोज
ले सकते हैं। तो आज से इस अभियान की शुरुआत कर दी है। और संभल के हयातनगर इलाके में जमीन के विवाद में भाई ने बहन की पीट कर हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस को सड़क किनारे उसका शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। वहीं पर इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बहन को हत्या की धमकी दी थी, लेकिन पुलिस ने आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद भाई ने बहन की हत्या की और अब पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। अच्छा, ये जो डेड बॉडी है ये कौन है आपकी? मेरी बहन है। अच्छा, तो क्या बात हुई, कैसे हुई लड़ाई? भैया मैं मेरे सामने हुई तो मैं कुछ बताऊं? हाँ। हैं? मैं तो मुरादाबाद से आई हूँ, उन लोगों ने मारा है। किस बात पर मारा? जमीन के चक्कर में मारा। अच्छा, इन्हें 3-4 बीघा जमीन ले रखी है इसने। ये बताइए, कोई भाई होता उसी जगह वो भी लेता जब शादी न करी तो। किस पे शक है आपको? किसके? और हमीरपुर के राठ कोतवाली इलाके में दोस्तों के साथ तालाब पर नहाने गया 9वीं का छात्र पानी में डूब गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला और उसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोस्तों के साथ सुबह 9-10 बजे नहाने के लिए आए। इन्होंने नहाते रहे और खेलते खेलते वो तालाब में चला गया। तालाब में चलाने के बाद वो डूब गया। बच्चों ने शोर शरार मचाया, गांव के लोग, हम लोग सब लोग दौड़े, उसको वहाँ से निकाला। जब यहाँ PSC लाए रात, तो सब लोग डॉक्टरों ने वहाँ मृत घोषित कर दिया। किस गांव की घटना? होता गाँव की। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर।